देखिए, बिहार की सरकार इन बेचारे गरीब परेशान हाल मजदूरों के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये वही मजदूर हैं जिन्होंने खून और पसीने से और अपने घर की मोहब्बत को तीज कर बिहार को तरक्की के राह पर लाने की कोशिश की है। लेकिन जब ये मजदूर लौट रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोरोना के आने के बाद जब मजदूरों के रोजगार बंद हो गए तो उनके खाने के लाले पड़ गए और उस वक्त इनके राशन पानी का जब मुश्किल हो गया तो मजदूरों ने भी गुहार लगाया और हम लोगों ने भी कहा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी इन प्रवासी मजदूरों को उनके खान पान का, उनके राशन पानी का इंतजाम कीजिए। इनके राशन पानी का इंतजाम नहीं हो सका और उस पर फिरका परस्त पार्टियों ने कई जगह माहौल खराब कर दिए। जब इनकी सुरक्षा का मिसाल उठ खड़ा हुआ तो ये मजदूर घर आने के लिए बेताब हो गए। हम लोगों ने जो मुख्यमंत्री को मेमोरेंडम दिया था उसमें यही कहा था कि मजदूरों के राशन पानी और सुरक्षा का इंतजाम करें। अगर ये आपसे संभव नहीं हो पाए तो मजदूरों को घर लौटाने के हालात बना दें। नतीजा ये हुआ कि घर लौटाने पर भी ये तैयार नहीं थे, बल्कि योगी जी जब अपने मजदूरों को बुला रहे थे, छात्रों को बुला रहे थे तो नीतीश कुमार जी उसके खिलाफ में बयानबाजी कर रहे थे। जब इनको कहा गया कि मजदूरों को लौटा कर आप लाओ तो कहते कि साहब केंद्र सरकार का जो डायरेक्शन है हम उसको फॉलो करते हैं, केंद्र सरकार ने ऐसी कोई इजाजत नहीं दी है। बाद को केंद्र सरकार ने कहा नहीं भाई अपने मजदूरों और छात्रों को बुला सकते हैं, तो नीतीश कुमार जी बादिले नाखास्ता बतहत मजबूरी के ये मजदूरों को लाने पर तैयार हुए। उससे पहले जो रिलीफ इसने दिया था लोगों को, हम लोगों ने दावा किया था कि 10% से ज्यादा लोगों को रिलीफ नहीं दे पाएंगे और आज मेरा दावा सही हुआ कि सिर्फ 28 लाख लोगों को ये दे पाए हैं वो 1000 रुपए। और जबकि बिहार में 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के दरमियान में मजदूर बाहर फंसे हुए हैं। ये मजदूरों को और अभी ये 7-8 दिन की मुश्किल के बाद 1 लाख लोगों को भी नहीं ला पाए हैं। अगर यही रफ्तार इनकी कछुए की रही तो ये 1.5 करोड़ मजदूरों को कितने दिनों में लौटा करके लाएंगे। दूसरा मामला यह है कि जब से ये लौटाने की बात पर तैयार हुए हैं, मजदूरों को जो सहायता राशि दी जानी थी वो सहायता राशि का मामला बंद हो गया है। इनके ऐप्स काम नहीं कर रहे हैं, मजदूर जहां जहां ठिकाने में रुके हुए। आज बहुत सारी जगह पंजाब में, हरियाणा में, सूरत में, चंडीगढ़ में, बेंगलोर में मजदूरों का मसला ऐसा है कि वहां का लोकल प्रशासन उनको सहायता नहीं कर रहा है और ये उन मजदूरों की कोई खबरगिरी नहीं कर रहे हैं। मजदूर कुछ लोगों को जो लाए हैं 1 लाख लोगों को, तो गोया मजदूर नहीं, ये वही मजदूर है जो घर लौटता था तो चेहरे पे मुस्कान होती थी, चेहरे पे लाली होती थी, घर के लोग खुशी से उनका इस्तकबाल करते थे, उनके थैले में पैसा होता था और वो कल हीरे मोती लेकर लौट रहे थे। आज वो बेचारा फटा हाल भूखा प्यासा लौट रहा है तो नीतीश कुमार की सरकार उन मजदूरों के साथ, जेल के कैदियों के साथ भी वो सलूक नहीं हो रहा है। ये दिल्ली पंजाब गए थे, चोरी डकैती करने गए थे, ये बिहार की तरक्की के लिए कुर्बानी देने के लिए गए थे और जब वो लौट के ला रहे हैं तो क्वारंटाइन सेंटर में कहीं इसका खाना नहीं है, कहीं इसका पानी नहीं है, कहीं रात को बिजली नहीं है, कहीं मच्छरदानी नहीं है। और नतीजा ये हुआ है कि आज के बारे में आपको कह रहा हूं, शाहपुर में जो सेंटर बना है कोचाधामन में, जो कन्हैयाबाड़ी में बना है, जो सिंघाड़ी में बना है, 10 बजे 11 बजे तक लोगों को खाना पानी नहीं मिला, सुबह का नाश्ता नहीं मिल पाया, कहीं भी इनका इंतजाम सही नहीं है। यही मामला ठाकुर इनका है, अमोर बायसी की भी जो हमने खबर ली है, करीब करीब यही हालात सब जगह पर है इनका कहीं भी। और यही वह चीज है छुपी हुई कि ये नाकामी जो असल उनकी थी कि वो बाहर से लाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो जान रहे थे कि मेरा स्वास्थ्य विभाग चरमराया हुआ है, उसकी हालत अच्छी नहीं है, अगर लौटा के लाएंगे तो हम कहां रख पाएंगे। ये ठीक से रख भी नहीं पा रहे हैं, देखभाल भी नहीं कर पा रहे हैं और ये जालिम लोग कह रहे हैं कि साहब हम तो लौटाना नहीं चाह रहे थे, विपक्ष के दबाव पर हम लौटाए हैं। तो जरा गैरत होनी चाहिए उनको कि विपक्ष के दबाव पर अगर मजदूर लौटे हैं तो मजदूरों के करीब जा जाके फोटो क्यों लेते हो। मजदूरों का वोट चाहिए, मजदूरों की मजबूरी में उसके दर्द की दवा बनना तुमको नहीं आता है। और आज सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि विपक्ष का रोना करते हैं। कहां विपक्ष का रो? विपक्ष ने तो जगाया, मजदूरों के हक के लिए भी मुख्यमंत्री को जगाया, दबाव बनाया और मजदूर घर आ रहा है और उनके खाने पाने का इंतजाम नहीं है, उनके रहने का इंतजाम नहीं है, उनके दवा का इंतजाम नहीं है। ये काम सत्ता के लोगों को करना चाहिए ना। सत्ता के लोग तो ये काम कर नहीं पाते हैं। पिछले दिनों में भी सत्ता के कुछ लोगों को आप लोगों ने देखा होगा, गए थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलने के लिए, तो ठेकेदारों का काम, कॉन्ट्रैक्टर्स का काम, कंस्ट्रक्शन का काम कैसे होगा उसके लिए बाहर लगा रहे थे। और एमआईएम का लोग जब डीएम से मिलता है, जब उसको मेमोरेंडम देता है तो ठेकेदारों की पैरवी नहीं करता, वो आम जनों की पैरवी करता है कि साइक्लोन में जिनके घर उजड़ गए हैं, जिस गरीब को ईंट जोड़ना है, जिसको बालू नहीं है, जिसको टीन का शेड नहीं मिल पा रहा है, उनको काम करने की इजाजत दीजिए। यही फर्क है दलाली और नेतागिरी में। नेता आवाम का हमदर्द होता है और जो दलाल होता है वो ठेकेदार का हमदर्द होता है। और ठेकेदार कभी नेता नहीं बन सकता और नेता कभी ठेकेदारी नहीं कर सकता है। इसलिए इन चीजों को हम कहते हैं
सोशल मीडिया के साथियों को, सोशल मीडिया के साथियों जरा जगो कि इस वक्त कोरोना के इस महामारी में लोगों को माला पहनने का शौक जग गया है। लोगों के दर्द की दवा नहीं बन पाते और ताल ठोकते हैं। अभी अलीगढ़ के बच्चे लौट कर आए हैं तो सोशल मीडिया में खबरें चला रहे हैं। सो किसके जरिए से लौट के आया है पूरी दुनिया जान रही है। और अगर अलीगढ़ के बच्चे लौट कर आए और आ रहे हैं तो इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका है, सबसे बड़ी जो तवज्जो इसने दी है, उसके लिए हम ममनून मशहूर है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब ने तवज्जो दी, तब ये बच्चे लौट कर आए। मैं कह रहा हूं, सत्ता के लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप इन बच्चों के हितैषी हैं तो जो बच्चे हमारे फंसे हुए हैं मानू में, जो बच्चे फंसे हुए हैं, अभी 300 बच्चे हमारे, उनका फोन आ रहा है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के, वो 300 बच्चे जो रह रहे थे बाहर लॉज में रह रहे थे, उन बच्चों की कोई खबरगिरी करने वाला नहीं। 100 से ज्यादा बेटियां हमारी हैं, उनकी खबरगिरी करने का काम करो ना। ये काम तो करेंगे नहीं। और आज प्रशासन के जरिए से कहीं लुंगी नहीं मिल पा रहा है। अगर नहीं दिया तो कसूरवार प्रशासन है। अगर क्वारंटाइन सेंटर में जो प्रिस्क्राइब्ड उनके लिए जरूरी सामान है, मग है, जग है, बाल्टी है, साबुनदानी है, लुंगी है, मच्छरदानी है, ये अगर नहीं दिया रहा है तो तुम्हारे सरकार का कसूर है, तुम्हारे अमले का कसूर है, तुम्हारी नाकामी है। ये तुम्हारी कामयाबी कैसे हो गई कि तुम आके दिला रहे हो? ये तो जगा रहे हैं अपोजिशन के लोग, तब तुमको आंख खुली है, तुम्हारे कान में आवाज पहुंची है। और कैसे है लोग? नहीं तो मैं तो कह रहा हूं कि ये सीमांचल की बदकिस्मती है कि सीमांचल के लोग दलालों में फर्क नहीं। पूरे बिहार में जदयू के लोगों में कहीं मुंह में आवाज नहीं है कि बोल पाए, क्योंकि आवाम उसके मुंह में जवाब दे देती है। लेकिन हमारे सीधे साधे लोग हैं, ये जवाब नहीं दे पाते हैं। ये जो खाना नहीं मिला, कौन है जिम्मेदार उसका? जिनको रात को मच्छरदानी नहीं मिली, कौन है उसका जिम्मेदार? रात को बिजली काट दी गई, कौन है उसका जिम्मेदार? क्या हुकूमत जिम्मेदार नहीं है? इन मजदूरों के साथ कब तक जुल्म होता रहेगा? मैं इसलिए कहता हूं कि नौजवानों, बुद्धिजीवियों, जगो इन जालिमों के खिलाफ। ये जालिम गरीबों के खून और पसीने की कमाई पर ऐश कर रहे हैं। मंत्री को तो घर में बैठकर तनख्वाह मिले, सरकारी जो चाकर है उसको तो तनख्वाह पूरी मिले, और मजदूरों को अगर उसका काम मजदूरी रुक गई है तो उसको खाना पानी भी नहीं मिले। ये कहां का इंसाफ है? इसलिए हम लोग इंसाफ की आवाज उठा रहे हैं। हम इन लोगों को ये अरे गैरे की बात पर हम उतनी तवज्जो नहीं देते। हम लोग चाहते हैं, जिला प्रशासन से भी हम गुजारिश कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, कि माननीय मुख्यमंत्री जी, कोरोना के आग में आपने बिहार को जलाया है। अगर आपने बिहार के मजदूरों के राशन पानी का इंतजाम बाहर कर दिया होता, उनके सुरक्षा का इंतजाम बाहर कर दिया होता, तो ये मजदूर वहां रहने के लिए तैयार थे। लेकिन चूंकि आपने राशन पानी नहीं दिया, जिसकी वजह से वो आने पर मजबूर हो गए, और मजबूर हो गए हैं तो अब उनका साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं जैसे मजदूर नहीं लौटा है, कोई चोर और डाकू लौटा है, और उनके खाने पाने पे भी लाले पड़ रहे हैं। इन मजदूरों के खान पान की व्यवस्था कीजिए, इनके रहने की व्यवस्था कीजिए, मजदूरों के घर में कैसे उनका चूल्हा जले इसकी फिक्र कीजिए। मैं इस बात की आवाज लगा। खाना भी ऐसा दिया जाता है कि लोग फेंकने पर मजबूर। मैंने कहा कि जेल के कैदियों से भी वो बदसलूकी नहीं होती है जो मजदूरों से सब बदसलूकी। इसलिए मैं मजदूर के परिवारों को कह रहा हूं कि वो बेटा जो 50-50 मंजिला इमारत पर जाकर पत्थर ढोकर अपने घर में पैसा भेज रहा था, जो बहन की साड़ी आई, मां की दवा, बाप के कफन के कपड़े जिसने वापस से भेजे, वो आज इस तरह परेशान है। लोगों, जगो और जाओ क्वारंटाइन सेंटर में कि मेरे बच्चे की सही से देखभाल करो, वरना प्रशासन के लोगों को घेरने का काम करो। ये काम करने की जरूरत है। ये जो सरकार कोरोना के नाम पर जो गैर एलानिया तौर पर इमरजेंसी और कर्फ्यू नाफिज करके रखी है, इससे काम नहीं चलेगा। देखे कितने लोगों को जेल में ले जाने के लिए है। हमारा गरीब भूख से तरसेगा, मजदूर तड़पेगा, तो हम लोग चैन से नहीं बैठ सकते हैं। हमारे लोग काम कर रहे हैं, हम लोग अपनी आवाज लगा रहे हैं। सर, लेकिन हुकूमत के नुमाइंदे जो लोग हैं वो इस तरह जश्न मना रहे जैसे मैदान फतेह कर दिया। भाई सवाल पैदा है, उन बेशर्मों की बात मत कीजिए। जो लोग बीजेपी में हैं उनकी गैरत और ज़मीर भी जिंदा है क्या? जिन लोगों ने एनआरसी के मामले में, सीएए के मामले में, एनपीआर के मामले में, बाबरी मस्जिद के मामले में, जिन्होंने वो कहा कि मर जाएंगे मिट्टी में मगर फिर भी भाजपा में नहीं जाएंगे और भाजपा में चले गए हैं, उन बेगैरतों की बात क्या कर रहे हैं आप? आवाम के सामने मैं खुद को सेकुलर तो बताता हूं। आप सेकुलर बताएं। आप अगर कोई आदमी नशे में भी हो तब भी कहे कि हम नशे में नहीं है, तो आदमी की जबान पर मत जाइए, उसके अमल पर जाइए। एक आदमी काला कलोटा हो और नाम गोरेलाल, क्या घोड़ा हो जाएगा वो कोई आदमी? रिक्शा चलाने वाले का नाम अगर धनीलाल हो जाएगा तो क्या वो संपत्ति हो जाएगी उसके पास? तो कोई फिरका पर अगर अपने आप को सेकुलर कर रहा है तो जबरदस्ती का हो जाएगा उनके पास सर्टिफिकेट देने का। जनता देख रही है कि मोदी के साथ कौन बैठा हुआ है, लाल कृष्ण आडवाणी के साथ कौन बैठा हुआ है। मोदी के हाथ को मजबूत करो, ये जुमला किनका निकला हुआ है? लोगों का, अपने लोग वो नहीं है,
सारे लोग सब तमाशा देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। एक अभी काफी जबरदस्त कंट्रोवर्सी चल रही है, पूरे देश का मामला है अजान के ऊपर। चाहता हूँ थोड़ा आपका प्रतिक्रिया आ जाए, क्योंकि नहीं, हुकूमत ने आधार पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। हुकूमत की तरफ से नहीं, आपके पार्टी के नेताओं भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। जावेद अख्तर जो है गुलकार है, उसने कहा कि इस्लाम धर्म में आवाज से लाउड स्पीकर में अजान देना जरूरी नहीं है। देखिए, मैं कह रहा हूं कि इस मामले में फतवा देने का हक आलिम उलमा को है। जावेद अख्तर साहब को शरीयत की जानकारी नहीं है ना। पहले वो अपने गरेबान में झांक कर देखें कि वो शरीयत पर कितना अमल करते हैं और शरीयत की क्या जानकारी है उनको है। जो मामला हमारे मुफ्तियों का है, जिनको तफक्कुह फिद्दीन अल्लाह ने दिया है, फिक़ह के जो लोग हैं वो इस पर अमल करेंगे। वो कहां से उस पर अमल करेंगे? आवाज फैलने के लिए अगर फैलाई जा रही है आवाज, खेत और खलियानों में काम करने वाले लोगों को भी नमाज के वक्त की खबर हो जाए, उसके लिए हमारे उलमा ने बहुत पहले से मुत्तफ़क़ा तौर पर फैसला लिया है। ये कौन होते हैं फतवा देने वाले? सर आखिरी में ये कि ऐसे सूरत में हम हिंदुस्तानी अवाम को क्या, अरे भाई, हम हिंदुस्तानी अवाम को क्या, सरकार नाकाम हो चुकी है। आपने देखा है कि मजदूर किस किस तरह से आ रहे हैं, नदियों को पहाड़ियों पर चलकर रेल के ट्रैक पे आ रहे हैं। और अभी आपने देखा हो क्या औरंगाबाद में 16 मजदूरों पर ट्रेन चढ़ा दी सरकार ने। हमारे नेता ने कहा, जनाब इम्तियाज जलील साहब ने, मैं तायद करता हूं कि यह दुर्घटना नहीं है बल्कि यह हत्या है, और यकीनन है कि यह हत्या है। ये मजदूरों को घबराना चाहते हैं कि तुम भूखे अपने कमरों में मर जाओ, अपने घर की तरफ नहीं जाओ, तुम जो सड़कों पर निकल रहे हो तो मेरी नाक कट रही है। इसलिए मजदूरों को कहीं ना कहीं से खौफजदा करने के लिए सड़कों पर आते हुए डंडे चलाते हैं। ट्रैक पर वहां पर ट्रेन चढ़ गई उस पर, है ना। हर तरह से मजदूर विरोधी ये सरकार है, चाहे केंद्र में बैठी हुई सरकार हो, चाहे बिहार की सरकार हो, चाहे सत्ता की दलाली करने वाले लोग हो। गरीबों का इनको वोट चाहिए, गरीबों की इसका हमदर्दी नहीं चाहिए। अगर अभी इलेक्शन का जमाना होता तो दामाद की तरफ बुलाते लोग बाहर से आने के वालों को, और जब उनकी जान पे मुसीबत आई है तो कहते कि आने नहीं देंगे। और सत्ता विपक्ष के लोग दबाव डाल लेते कि आए उन्हीं की वजह से। तो विपक्ष के लोग कल भी उनके हमदर्द थे, आज भी हमदर्द थे। विपक्ष के लोगों ने कहा था कि उनके राशन का इंतजाम करो, उनके सुरक्षा का इंतजाम करो। अगर तुम सफल नहीं हो बिहार सरकार तो उनको लाओ, ये सेकंड ऑप्शन था हमारा। तो पहला काम नहीं कर सके, सेकंड काम किए हो तो गाल बजाने की जरूरत नहीं है। क्वारंटाइन सेंटर में सारा इंतजाम करो, वरना जनता ईंट से ईंट बजाएगी। जिस तरह से पेशेंट बढ़ रहे हैं दिन बिहार में, तो देश की जो है 9% आबादी बिहार की है, तो उस हिसाब से वेंटिलेटर के मामले में बात की जाए तो 10,000। अरे भाई, वेंटिलेटर की बात आप कह रहे हैं, डॉक्टर के पास ग्लव्स नहीं है यहाँ पर, उनके पास जो वायरस प्रूफ जो जैकेट्स होते हैं वो नहीं है इनके पास। अभी तो कोरोना के पेशेंट की बात तो छोड़िए, उनको ले तो एक सेंटर बना दिया, क्या हो रहा है अल्लाह अलम बिस्सवाब। लेकिन जो डिलीवरी पेशेंट है, जो हार्ट पेशेंट है, जो कैंसर के पेशेंट है, जो पेट के दर्द में परेशान है, उसके लिए कोई डॉक्टर नहीं है। जब ये सिचुएशन है, और आज ये अलार्मिंग सिचुएशन आ गया था दिसंबर और जनवरी में ही, क्या तैयारी है सरकार की? हर जिले में इनका दस्ता होना चाहिए था, मेडिकल की एक टीम होनी चाहिए थी जो इमरजेंसी केसों को टेकअप कर सके। प्राइवेट हॉस्पिटल भी बंद है, सरकारी हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं है। अब तो जहां इनके हॉस्पिटल है, कोरोना की बीमार की वजह से आदमी घर में बीमार होकर मरना चाहता है, दवा के लिए देने के लिए तैयार नहीं है। तो हर चार तरफ से गोया मुसीबत है और सरकार तमाम तरह मामला में विफल है। मैं तो कहूंगा कि जो लोग कोरोना वायरस जिनका शिकार हुए हैं उनको तो क्वारंटाइन में रखा जा रहा है, लेकिन बिहार की सरकार पहले ही से क्वारंटाइन में चली गई है। सर आखिरी में ये कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर पहलू में खड़ी होती है, हर मामले में, इसको लेकर के बिहार में मजलिस यूनिट ने अब तक क्या किया? अरे भाई, मैं आपको बता दूं, अगर बिहार की मजलिस का मवाजना हैदराबाद से कीजिएगा, हमारे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की खिदमत से हम लोग को गिनिएगा तो हम लोग की वो बसात नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिहार के प्रवासी मजदूरों के सिलसिले में हम लोगों ने इंचार्ज बनाया अपने यूथ प्रेसिडेंट को, जनाब आदिल हसन साहब को। अफसर से लेकर मंत्री तक और मजदूर से लेकर उनके परिवार तक लगातार वो नौजवान मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि 24 घंटे में तकरीबन 18 घंटा आज वो मजदूरों के समस्याओं को सुन रहा है। और बहुत सारे जगहों पर जो हम लोग के पास आते हैं तो हमारा मामला यह है कि जिला स्तर पर आप देखेंगे कि हमारे जिला संगठन पदाधिकारी हैं जनाब इजहार अस्फी साहब, उन्होंने खतीर रकम से लोगों की मदद की है। हमारी पार्टी की नेत्री हैं, जिला अध्यक्षा हैं महिला सेल की डॉक्टर तारा सुईता आर्या, आप उनकी खिदमत को देख लीजिए। हमारे सेक्रेटरी हैं जिला के जनाब हाफिज महबूब साहब, उनकी खिदमत को देख लीजिए। पम्मी बेगम हमारी नेत्री है पार्टी की, उनकी खिदमत को देख लीजिए। अमर बजाइए नुजहत के काम को देख लीजिए। और पूरे बिहार में एमआईएम का आदमी जहां भी खड़ा है इन मजबूरों और बेकसों की आवाज बना हुआ है। यही नहीं बल्कि बिहार से बाहर, चाहे यूपी में हो, चाहे अहमदाबाद में हो, चाहे
पंजाब के किसी इलाके में हो, जहां भी हमारा आदमी खड़ा है और जहां भी हमारे रास्ते हैं, हम लोगों ने मजदूरों की खबरगिरी की है और हम लोग कई दर्जन भर बेसहारा लोगों को जिस तरह से हुआ, हम लोगों ने बाहर भी रकम से मदद की है। हम लोग ढोल बजाने पर कम और ये वक्त माला पहनने का नहीं है, बल्कि इन मजलूम और इन परेशान हाल लोगों की खबरगिरी का है। हम लोग खबरगिरी करने का काम। क्या AMU के वाइस चांसलर साहब से आपसे बात हुई थी? अरे भाई, हमारे के चांसलर साहब से क्या हम लोगों की कोशिश हुई है, ये डंका पीट रहे हैं लोग। ये अलीगढ़ के जो भी बच्चे आए, इसमें सारा कंट्रीब्यूशन अलीगढ़ के वाइस चांसलर साहब का है। उनके खिदमात का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हम लोगों की जो कोशिश थी उस पर इज़हार तशक्कुर खुद से किया है ना। लेकिन ये जो ढोल बजाते हैं लोग, ये उनकी हालत ऐसी है, जो मैं बार बार कहता हूँ इन पागलों के बारे में, कि आंधी में पीपल का दरख्त गिर जाता है तो गांव का पागल पीपल के दरख्त के ऊपर चढ़ के कहता है कि हम ही ने इसको उखाड़ा है। ये मामला उन बेचारों की खिदमत अलीगढ़ इंतजामिया ने किया है और ये दीवाने हैं। अगर यही है सरकार के आदमी, तो फिर जामिया के बच्चों की क्यों खबर नहीं कर रहे हैं? DU के बच्चों की खबरगिरी करनी क्यों कर रहे हैं, ले रहे हैं? जो आ गए, जो काम हो गया हमने किया, आज जो नहीं हो सका है उसको कौन करेगा? तो जो हो गया उसकी नहीं, जो होना है उसकी तैयारी करनी चाहिए और हम लोग वो भी कर रहे हैं।